JKS 2025 प्रीलिम्स के लिए जो मार्च का करंट अफेयर्स है उसको इस पूरी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ, पूरे बैकग्राउंड के साथ कॉन्टेक्स्ट देकर आपको इस पूरी वीडियो में समझाया जाएगा कि जो JKS 2025 का करंट अफेयर्स है उसको। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें पॉलिटी डिस्कशन होगा, गवर्नेंस होगा, पॉलिटी में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डिस्कस होगी, फाइनेंस कमीशन डिस्कस होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। फिर गवर्नेंस में हम आएंगे, इसमें हम गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स देखेंगे, गवर्नमेंट का डिफरेंट इनिशिएटिव्स देखेंगे हम कि आज जैसे आशा वर्कर्स के लिए आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल, सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी C3 जो कि जयपुर में अभी 12th रीजनल जो फोरम था इसका हुआ एशिया में, और एशिया एंड पैसिफिक में जयपुर में हमारी कंट्री में हुआ। उसके बाद आसाम राइफल्स के बारे में देखेंगे हम, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, शिष्टाचार स्क्वाड, मिशन अमृत सरोवर, फ्री मूवमेंट रिजीम, संसद भाषिनी इनिशिएटिव, और क्या कहते हैं इसको, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। उसके बाद PM स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, PM श्री स्कीम के बारे में। फिर रिपोर्ट्स, इंडेक्स और अवार्ड्स का डिस्कशन होगा, इसमें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट डिस्कस होगा। इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग में इनसाइडर ट्रेडिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्रिएटर्स इकोनॉमी। फिर इसमें क्या डिस्कशन होगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडेक्स, यूएस कमीशन फॉर ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस, ये यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, राइसीना डायलॉग, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, एक्सरसाइज वरुणा, डिफेंस एक्सरसाइज डिस्कस होगी। फिर खंजर 12 भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स था उसको डिस्कस करें। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये एक ट्रेडिशनल, एक क्विंशियल सर्वे है जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कंडक्ट करवाता है। इसको डिज़ाइन किया गया था, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ये कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न हमारी कंट्री के अक्रॉस हाउस होल्ड्स बताता है, अर्बन और रूरल एरियाज़ में। इसका एम होता है कि मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर को जनरेट करना, इस एस्टिमेट को बताना, किस एस्टिमेट को, मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बताना। फिर नेक्स्ट देखा था क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं उसकी वल्नरेबिलिटी के हिसाब से कंट्रीज़ को रैंक देना कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री कौन सी है। ये एक एनवायरमेंटल थिंक टैंक है जर्मन वॉच, ये पब्लिश करता है। इसमें एनुअल पब्लिकेशन 2006 के बाद ये हर साल जो है एनुअली इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। इसमें ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स होता है ये और जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 है ना, ये मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ 1993 से लेकर 2022 तक में जो सबसे मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ रही उनमें डोमिनिसिया, चाइना, होंडुरस, इनमें वर्स्ट अफेक्टेड नेशंस थे ये। और अगर हम इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो हमारा रैंक जो था वो 6th रैंक आया था इसमें। और 400+ डिज़ास्टर्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमारी कंट्री में हुए, और ग्रेटर देन 80,000 पीपल मर गए, और $180 बिलियन का लॉस हुआ। ये आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। फिर इंडिया, म्यांमार, इटली, वनातू और ये टॉप 10 में रहे। 2022 में जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज थी उसमें पाकिस्तान, बेलीज, इटली रही। हीट वेव्स, स्टॉर्म्स और फ्लड्स
ये प्राइमरी कॉज रहे डिस्ट्रक्शन के। इसमें टॉप डिजास्टर्स में स्टॉर्म्स जिससे 35% लॉस होता है, हीट वेव से 30%, फ्लड से 27% अफेक्टेड मोस्ट पीपल। फिर आता है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024। जो एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये वाइडली यूज्ड ग्लोबल करप्शन रैंकिंग है हमारे पूरे वर्ल्ड की, और इसको पब्लिश कौन करता है एनुअली? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कब से ये रिलीज कर रहा है? 1995 के बाद हर साल। ये एक इंडेक्स होता है जो कि कंट्रीज को रैंक करता है बाय देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन एज डिटरमाइंड बाय एक्सपोर्ट असेसमेंट्स एंड ओपिनियन सर्वेज। इसमें जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं उनमें डेनमार्क ने टॉप किया है लिस्ट को, जो कि लीस्ट करप्ट नेशन है। उसके बाद फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है। मोस्ट करप्ट कंट्रीज में साउथ सुडान है, सोमालिया है और वेनेजुएला है। इंडिया का रैंक कितना है? 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 2024 का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें, उसके बाद इंडिया का रैंक 96 है। लेकिन 2023 में 93 था, अब 96 हो गया। 3 कंट्रीज से ज़्यादा करप्ट हम हो गए हैं, ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में। और इंडिया का स्कोर 38 से ड्रॉप हो गया है टू 39। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इन्होंने नॉमिनेशंस किए किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड, जो कि हम योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को। फिर हम पॉलिटी पे आए थे जिसमें हमने ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ताकि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को इंश्योर किया जाए। उसके बाद हमने जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिश किए गए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया ताकि ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी इंश्योर किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे पिछड़े जगहें थी हमारी कंट्री में जो कि उससे अभी उतने से ही उभर नहीं पाई थी, लेकिन उनको थोड़ी और ऑटोनॉमी देनी पड़ गई, जिससे आर्टिकल 244 से फॉर्मेशन हुआ किसका? ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का। और हमारे 6th शेड्यूल में जो 10 ट्राइबल एरिया रखे गए थे, उसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देख रहे हो यहाँ पे, यह है आसाम, यह है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर को नहीं रखा गया, नागालैंड को भी नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि नागालैंड को आर्टिकल 371A के एम्बिट में रखा। आर्टिकल 371A के एम्बिट में इसको ज़्यादा पावर्स दी गई। तो मेघालय को तो 6th शेड्यूल में रखा, इन्होंने आसाम को भी रखा, मणिपुर को भी रखा, नहीं सॉरी, मणिपुर को नहीं रखा। इसको याद कैसे रखोगे? ATM, आसाम त्रिपुरा मिजोरम और मेघालय। नो मनी का मतलब ATM में मनी है नहीं, तो नो मनी का मतलब क्या हुआ? मणिपुर, नो मणिपुर 6th शेड्यूल। ये और हर इन ट्राइबल एरियाज के पास एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट होगा, और ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट के पास एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। नागालैंड के पास आर्टिकल 371A है। आर्टिकल 371A है तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेड होल माइनिंग मेघालय में बैन कर दी थी, नागालैंड में ऐसा नहीं हुआ था। नागालैंड में भी रेड होल माइनिंग होती थी, और ये सोल सोर्स था उनकी इनकम का। जो वहाँ पे लोग थे उनकी इनकम का सोल सोर्स था रेड होल माइनिंग। उन्होंने कहा कि अगर आप नागालैंड में इसको बैन नहीं कर सकते हो, तो हमारे स्टेट में इसको क्यों आपने बैन किया? हमें भी आर्टिकल 371A के एम्बिट में रखो, ताकि जो हमारा सोल सोर्स एम्प्लॉयमेंट का वो ना छूट जाए। फिर हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट करता है रेवेन्यू को ऑडिट करने के लिए, और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑडिट करने के लिए हर साल बनाया जाता है। 22 मेंबर से ज़्यादा इसमें नहीं रखते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस 1 साल का होता है। चेयरमैन स्पीकर लोकसभा का अपॉइंट करता है। चेयरमैन होता है हमेशा अपोजिशन से, और इसको मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद लाया गया था। फिर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया मणिपुर में, आर्टिकल 356। इसको गवर्नर्स रूल भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल को। ये तब इम्पोज किया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए किसी स्टेट में। इसको किसी भी टाइम प्रेसिडेंट के थ्रू इसको रिवोक किया जा सकता है। ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल और मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का।
और सबसे पहले कब पेजर टूल लगाया गया था? 1951 में पंजाब में। नेक्स्ट, फिर हम गवर्नेंस में आए थे, उसमें हमने जो ई श्रम माइक्रो साइट है, ये क्या है? ई श्रम माइक्रो साइट जो डॉक्टर मनुसुख मंदिव्या है ना, इन्होंने स्टेट स्पेसिफिक माइक्रो साइट्स ई श्रम इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किया, और ऑक्यूपेशनल सॉरी इंडेक्स, ये क्या? स्टेट स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, नेशनल ई श्रम डाटाबेस से इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका एम है प्रोवाइडिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सीमलेस एक्सेस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनमें। फिर भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, डिजिटल बुक्स प्रोवाइड की जाती है इसमें इंडियन लैंग्वेज में स्कूल्स के लिए और हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए। ज्ञान भारतम मिशन, इसमें जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के पास होती है, म्यूजियम्स के पास, लाइब्रेरीज के पास और प्राइवेट कॉलेजेस में रखी जाती हैं, उसको थोड़ा क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है, डॉक्यूमेंट सर्वे की जाती है उसकी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, ये क्या है? होम मिनिस्टर ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स को स्टेट एम्बलम की मिसयूज से बचाना है। कैसे? जो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 है, 2005 है, तो ये एक ओरिजिनल पिलर है, इसको एक सिंगल ब्लॉक ऑफ सैंडस्टोन से बनाया गया था। किसको? नेशनल एम्बलम को। ये स्टैचू 4 लाइन्स को डोनेट करता है, जो कि सारनाथ में जो अशोका के जो लाइन्स है ना, उससे अडॉप्ट किया गया है। और इसमें जो स्क्रिप्ट लिखी गई है सत्यमेव जयते ट्रूथ अलोन ट्रिम्स, ये कहाँ से ली गई है? देवनागरी स्क्रिप्ट, इसको मुंडका उपनिषद से लिया गया। फिर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी देखा था, 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के बाद। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। फिर नमस्ते स्कीम। फिर इंडियाज सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, ये क्या है? इंडियाज न्यूक्लियर लाइबिलिटी फॉर सिविल डैमेज एक्ट, जो सप्लायर होता है न्यूक्लियर प्लांट का, उसके पास भी, उसको भी अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो गया ना, न्यूक्लियर डैमेज हो गई कहीं पर, तो वो जो सप्लाई कर रहा है ना, जैसे मान लीजिए यूएसए सप्लाई कर रहा है या फ्रांस सप्लाई कर रहा है, तो उसकी लाइबिलिटी भी आएगी, उसको भी कंपनसेशन देनी पड़ेगी। लेकिन अब हमने कहा कि इनको इन रूल्स को अमेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो रिलेक्टेंस दिखा रहे थे, जो जैसे यूएसए है, फ्रांस है कंट्री, ये रिलेक्टेंस दिखा रहे थे कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डेवलप करने के लिए। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इसमें स्पीडी कंपनसेशन मैकेनिज्म दिया जाए विक्टिम्स को न्यूक्लियर एक्सीडेंट के। अगर 1500 करोड़ से ज़्यादा का क्लेम है डैमेज का, तो फिर गवर्नमेंट को स्टेप इन होना पड़ेगा। और जो सप्लायर लाइबिलिटी क्लॉज है, सप्लायर लाइबिलिटी क्या हुआ? मैंने आपको पहले ही बोला, जैसे यूएसए सप्लायर है तो इसकी लाइबिलिटी भी आ जाती है। इसमें क्या? ऑपरेटर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट कैन सीक रिकोर्स फ्रॉम सप्लायर्स इन द इवेंट ऑफ ए न्यूक्लियर इंसिडेंट काज्ड बाय सप्लायर एक्शंस। समझ गए? फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें सर्वे करना, असेसमेंट करना फिशरी रिसोर्सेज का इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एडजॉइनिंग एरियाज। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ होता है? जो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया होता है ना, उसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, जहाँ पे हम वो अपने डोमेन में होता है। फिर नक्शा प्रोग्राम देखा था, जो 12 नॉटिकल माइल्स, ये 200 नॉटिकल माइल्स। फिर हमने नक्शा प्रोग्राम, ये क्या है? ये एक पायलट प्रोजेक्ट है नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे अर्बन हैबिटेशंस का। इसकी फुल फॉर्म है ये नक्शा की, याद रखनी पड़ेगी। नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। इसको 152 अर्बन लोकल बॉडीज़ बनेगी, इससे 22 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में बनाया जाएगा। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 12 पैरामीटर्स को सैंपल करेगा। भारत टेक प्रोग्राम, ये इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट सेक्टर को प्रमोट करेगा। फिर हमने देखा था एक्स ग्राशिया पेमेंट्स और
कंपनसेशन में डिफरेंस क्या होता है? जो एक्स ग्राशिया होती है ये वॉलंटरी होती है, लेकिन कंपनसेशन लीगल ओब्लिगेशन होता है, देना ही देना पड़ता है। ये एक्स ग्राशिया एक गुडविल बेस्ड होता है, लेकिन कंपनसेशन लीगल ओब्लिगेशन होती है। एक्स ग्राशिया इमीडिएट रिलीफ होता है और ये कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज के लिए होता है। आप अभी इसमें सिर्फ इतना याद रख लीजिए, जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट है ना, ये पेमेंट मेड एज अ गुडविल गेस्चर। फिर देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान, ये जो मेडिसिन है ना उनके लिए है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इस इनिशिएटिव को लीड कर रहा है। तो ग्लोबल इंटरेक्शन इंडियन मेडिसिनल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम के बीच में बनाना। स्वायत्त इनिशिएटिव स्टार्टअप्स वुमेन यूज एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। एम है इसका स्वायत्त का इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करना, एम्पावर करना मार्जिनलाइज ग्रुप्स को, मार्केट एक्सेस को फैसिलिटेट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना। फिर ट्राइफेड जो पार्टनर्स हैं विद रिलायंस रिटेल, HCL फाउंडेशन एंड तोरा जेमिलियो टू बूस्ट ट्राइबल एंटरप्राइजेस। जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन लिमिटेड है ना, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड, ये एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है जिसका मैंडेटेड टू ब्रिंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज हमारी कंट्री में। ट्राइफेड की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रधानमंत्री धन धनी कृषि योजना, जो जिसमें 100 रीजन्स के फार्मर्स को सपोर्ट किया जाएगा जो कि एग्रीकल्चर में चैलेंज फेस कर रहे हैं। प्रसाद स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2014 में लॉन्च की गई थी, जो कि एम क्या हुआ इसका, ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चरल प्रिजर्वेशन और स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग। फिर हमने हेल्थ के सेक्टर में देखा था, रानीखेत डिजीज़ देखी थी, न्यू कैसल डिजीज़ भी इसको हम बोलते हैं। एवियन जो एवुलिया वायरस है, ये इससे इन्फेक्ट कॉज करता है, बर्ड्स में होती है, हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है। इफेक्ट्स जो पोल्ट्री बोर्ड्स होते हैं जैसे चिकन है, टर्की हैं, डक्स हैं, ये इससे होते हैं। ट्रांसमिशन इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सेक्रीशंस कंटेमिनेटेड फीड से होता है। इसका नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी प्रेजेंट के टाइम में। उसके बाद लंपी स्किन डिजीज़, ये एक वायरल डिजीज़ है कैटल्स की और वाटर बफेलो की। ये लंपी स्किन डिजीज़ वायरस से होता है जो कि जीनस कैप्रियोपो वायरस से बिलोंग करता है। लंपी स्किन डिजीज़ वायरस एक नॉट जूनोटिक है, मतलब कि ह्यूमन ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं होती है। ये अफ्रीका में एंडेमिक है और वेस्ट एशिया के पार्ट्स में एंडेमिक है। सबसे पहली डिस्कवरी इसकी 1929 में हुई थी। साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट केस बांग्लादेश में हुआ था जुलाई 2019 में, और इंडिया में ये मयूरभंज उड़ीसा में सबसे पहले रिपोर्ट हुई थी अगस्त 2019 में। फिर हमने मंकी ये ऑन्कोसिरोसिस को, इसको हम रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, इसको अभी इतना ही याद रखिए। रिवर ब्लाइंडनेस इसको हम कहते हैं, किसको, ऑन्कोसिरोसिस को। उसके बाद मंकी पॉक्स हमने देखा था, एक जूनोटिक वायरल इलनेस है जो कि मंकी पॉक्स वायरस से होती है और जीनस ऑर्थोपो वायरस है। HKU5CoV2 एक न्यूली डिस्कवर्ड बैड कोरोना वायरस है, क्लोजली रिजेंबल्स द SARS-CoV-2। ये मर्बिको वायरस सब जीनस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमने फिर इंटरनेशनल रिलेशन देखा था और डिफेंस एक्सरसाइजेस देखी थी। तो सबसे पहले हम जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, ये देखते हैं थोड़ा सा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फर्स्ट इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट है जो कि इंडिविजुअल केसेस को प्रोसिक्यूट करता है सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए। उसके बाद साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन का, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। फिर हमने US इंडिया कॉम्पैक्ट जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साउथ एशियन एसोसिएशंस और ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क फ्री ट्रेड सार्क का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। US इंडिया कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव डिस्कस किया था। अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्लब एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये इंडिया और रशिया का है, ये इतना याद है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट ये लॉन्चर। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि एक लेबोरेटरी है DRDO की, इसने डिज़ाइन किया है। ये करगिल वार में सबसे पहले यूज़ हुआ था, एक मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल है। फिर बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल
ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 2003 में। एक रीजनल फिशरीज बॉडी है, मैंडेटेड टू असिस्ट मेंबर कंट्रीज। फुल मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है, श्रीलंका है। कोऑपरेटिंग नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन कौन सी है इसमें? इंडोनेशिया है, मलेशिया, म्यांमार है, थाईलैंड है। जो क्लब एस मिसाइल सिस्टम है इसको डेवलप किया गया था रशियन डिफेंस कंपनी एनपीओ नोवेटर ने। द क्लब, इसको हम कालीबार भी बोलते हैं। एक क्रूज मिसाइल है, इसको इंडक्ट किया गया था मॉस्कोज डिफेंस फोर्स ने 1994 में। एक वार हेड पेलोड 400 किलोग्राम का ये कैरी कर सकता है। क्या? क्लब एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसको रशिया डिफेंस ने ये डेवलप किया। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, ऑटोमेटिक इंफ्रारेड गाइडेंस का यूज़ करती है। R-37M मिसाइल, इसको नेटो रिपोर्टिंग नेम A-13X हेड कहा गया है। एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, डेवलप की गई थी रशिया ने। उसके बाद यशस, एक फ्लैगशिप जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। उसके बाद नाविका सागर परिक्रम 2 एक मैरीटाइम एक्सपीडिशन है इंडियन नेवी का, जो कि सर्कम नेविगेट करेगा वुमेन्स ऑफिसर्स को। एक्सरसाइज एक्यूरिन इंडिया मालदीव्स की है। थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज ट्रोपेक्स, जो कि एक ये इंडियन ने जो इंडिजिनियस है ट्रोपेक्स, ये वैलिडेट करेगा कोर फाइटिंग स्किल्स को। एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट की आर्मी, इंडियन और इजिप्ट आर्मी की। पोलरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर मिशन, पंच पोलरिमेट्री टू यूनिफाई। लॉन्च किसने किया था? स्पेस एक्स ने। इतना याद रखिए। एक्सपेक्टेड मिशन लाइफ है 2 ईयर्स की। 3D इमेजिंग सोलर कोरोना की करना और सोलर विंड को इन्वेस्टिगेट करना, ओरिजिन सोलर विंड का अंडरस्टैंड करना, माइक्रो टू लार्ज स्केल इंटरेक्शंस। फिर प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, इसको मेटा ने अनाउंस किया था। प्रोजेक्ट विल यूज AI टू एनहेंस सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्ट्रेंथन द स्केल एंड रिलायबिलिटी ऑफ वर्ल्ड्स डिजिटल हाईवेज। एक्सियम 4 मिशन, इतना याद रखिए इसके बारे में कि इसका रॉकेट लॉन्चर कौन रहा? फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च्ड एटॉप ए फैल्कन 9 रॉकेट, ठीक। एक्सियम 4 मिशन एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा मेन टॉपिक जो मार्च 2025 का JKS मार्च 2025 का जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बिहार है उन्होंने फ्रेश डिमांड की है किसके लिए? स्पेशल स्टेटस के लिए 16th फाइनेंस कमीशन के बारे। जो फाइनेंस कमीशन है ये क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सुनिए। फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि मेथड और फॉर्मूला बताती है टैक्स प्रोसीड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये आर्टिकल 280 के अंडर आता है। टैक्स प्रोसीड्स को किस के में? सेंटर और स्टेट के बीच में। कंपोजिशन इसका चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हर 5 साल के बाद। रिकमेंडेशन इसके एडवाइजरी होती है नेचर में, कंपलसरी नहीं होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, कुछ हमारे पास स्टेट्स है ना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की स्टेट्स। ये क्या है? जो कि जियोग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज जो कुछ स्टेट्स कर रही होती है उसको सेंटर असिस्ट करता है, उसकी डेवलपमेंट को असिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो जियोग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फेस कर रही होती हैं। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन से। 5th फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की स्टेट्स को इंट्रोड्यूस किया था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। सबसे पहला स्टेटस किसको मिला था? जम्मू एंड कश्मीर को, आसाम को, नागालैंड को 1969 में। तो अभी कौन कौन सी ये देख रहे हो आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स? इसमें हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। समझिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमने पहले ही डिस्कस किया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं, इन्होंने स्वदेश दर्शन स्कीम को फेलियर बताया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबसे पहले सेटअप 1921 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जी हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। थोड़ा मिटा देते हैं, एक सेकेंड। जो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में बनाया गया था। उसके बाद
इसको पार्लियामेंट एवरी ईयर कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये तो देख लिया है आपने पूरा। मेन फंक्शन इसका ऑडिट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंश्योर फिजिकल डिसिप्लिन को, करेक्टिव मेजर्स रिकमेंड करना और रेवेन्यू कलेक्शन बताना। जो आसाम अपोजिशन है उन्होंने डिमांड किया है कि जो एनआरसी रिपोर्ट है उसका क्लोजर ऑफ डिटेंशन सेंटर, जो डी वोटर्स क्राइसिस है ना उसका क्लोजर करो। क्या है डी डाउटफुल वोटर्स? क्या है? इंडिविजुअल्स हुज इंडियन सिटीजनशिप इज अंडर क्वेश्चन। ये वो सिटीजन होते हैं जिनकी इंडियन सिटीजनशिप क्वेश्चन हो, बार फ्रॉम वोटिंग और कंटेस्टिंग इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस, कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया था 1997 में आसाम में। की फीचर्स डी वोटर्स के क्या होते हैं? टेम्पररी क्लासिफिकेशन, लीगल रिकोर्स, डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन, इम्पैक्ट ऑन फैमिलीज, प्लाइट ऑफ डिटेनीज। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एडवोकेट्स यूजिंग एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स फॉर प्रमोशन, कॉशंस अगेंस्ट सॉलिसिटिंग लीगल वर्क थ्रू सोशल मीडिया। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑल इंडिया बार कमेटी देता है इसकी रिकमेंडेशन। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका सेफ गार्डिंग द राइट्स, इंटरेस्ट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ एडवोकेट्स। इसका एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, इसको इलेक्टेड बाई काउंसिल। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट्स एक्ट, एडवोकेट्स एनरोल्ड विद द बार काउंसिल अलोन आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। तो जो मेन फीचर्स होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल एजुकेशन, एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स, कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स और लीगल एड। स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के बाद बनाई गई थी। पॉलिटी डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं गवर्नेंस पे। जो गवर्नमेंट है उन्होंने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया ताकि जो आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है उसको स्ट्रीमलाइन बनाया जाए। ये इसका एम क्या होगा? स्ट्रीमलाइनिंग द अप्रूवल प्रोसेस फॉर आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया। न्यू रूल्स इसके लिए डिज़ाइन किए जाएंगे ताकि जो गुड गवर्नेंस है उसको सपोर्ट मिले और डिलीवरी वेलफेयर सर्विसेज की और बेनिफिट्स को उसको इम्प्रूव किया जाए। इसमें जो एफर्ट्स होंगे इसमें सिंप्लीफाई प्रोसेस, एनहेंस सर्विस डिलीवरी और ओवरऑल ईज ऑफ लिविंग सिटीजन्स की इम्प्रूव की जाए। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल में जो ये देख रहे हो आप, ये कि जो किसने लॉन्च किया था? मीटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद इज CPM ट्राइंग टू सप्रेस आशा वर्कर्स स्टिल इन केरला। आशा वर्कर्स, आशा की फुल फॉर्म याद रखो पहले, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स। ये ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं। इसको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू फंड किया जाता है। ये प्रमोट किया जाए पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस को लोकल रूरल पॉपुलेशंस में और यूटिलाइजेशन को इंक्रीज किया जाए। अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज की जाए। एक कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अभी प्रेजेंट के टाइम में है एक्सेप्ट गोवा। ठीक है, आशा वर्कर्स होते हैं ना जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के एम्बिट में ताकि हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जाए ग्रास रूट लेवल पे। तो इसको ये इंस्पायर कहाँ से हुआ था? जो छत्तीसगढ़ में मितानिन्स कम्युनिटी है हेल्थ वर्कर्स की, वो पायनियर थे इस सक्सेसफुल अप्रोच हेल्थ केयर की 2002 में। अभी के टाइम में 1 मिलियन से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे इंडिया में। ये जो आशा वर्कर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये जो कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। फिर 12th रीजनल जो 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम है,
एशिया और पैसिफिक का ये स्टार्ट हो गया है कहाँ पे, जयपुर में। ये 3R क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। जो सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी है, C3, इसको फुल फॉर्म है इसकी, सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी। ये एक मल्टी नेशन अलायंस है सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन का, नॉलेज शेयरिंग का और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स। ये क्रिटिकल प्लेटफॉर्म है पॉलिसी मेकर्स के लिए, इंडस्ट्री लीडर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और डेवलपमेंट पार्टनर्स के लिए टू डिस्कस एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम एशिया और पैसिफिक, और थीम इसकी है रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया और पैसिफिक रीजन में। अभी के टाइम में जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जयपुर में, वहाँ पर इसको वेन्यू था। P3 इसमें डिस्कस किया गया प्रो प्लैनेट एंड पीपल। CITIIS को लॉन्च किया गया सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन, 2.0। उसके बाद पशु अनुषधि केंद्रास, हाउ गवर्नमेंट प्लान्स टू इम्प्रोवाइज इट्स जन अनुषधि इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट लाइवलीहुड स्टॉक्स। इसमें लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जाएगा, हेल्थ और रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस फार्मर्स के लिए। इसमें जेनरिक मेडिसिन जैसे जन औषधि केंद्र जैसे होते हैं ना ह्यूमंस के लिए, जो उनको प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही इसको रन कौन करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। नेक्स्ट आते हैं इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, पार्लियामेंट में इसको रखा गया। इसके प्रोविजंस और क्रिटिसिज्म देखते हैं। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, इसका एम है कंसोलिडेट करना, मॉडर्नाइज करना जो एग्जिस्टिंग इमिग्रेशन लॉज हैं इंडिया में। नोडल मिनिस्ट्री इसके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा। ये 4 एग्जिस्टिंग लॉज को रिप्लेस करेगा। कौन कौन से लॉज को, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, द फॉरेनर्स एक्ट 1946, द इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000। ये क्या कहेगा, अगर किसी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको 5 साल के लिए जेल होगी और 5 लाख का फाइन होगा। इसमें जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास होंगे तो 2 से 7 साल के लिए जेल होगी और 1 से 10 लाख का फाइन होगा। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, उन्होंने जो आसाम राइफल का हेड क्वार्टर है उसको रिलोकेशन के फंक्शन में वहाँ पर वो गए, अटेंड किया। अर्ली जो था इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे था आसाम राइफल्स का, ऐजवाल में। अभी कहाँ पे, जुखासवैंग सेंग। जो आसाम राइफल्स हैं ये ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की, ओल्डेस्ट सेंट्रल। ये इम्पोर्टेंट, उससे पहले हम देखते हैं, ये देख रहे हो आप, रेड वाला पोर्शन जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेगुलेट करती है जो बॉर्डर को जो हमें पता है कि जो बांग्लादेश था वो भी पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, तो वहाँ पर भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही होती है, BSF। लेकिन जो तिब्बत में अभी उसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर दिया है, तो अब वहाँ पर पहले क्या थी, मतलब अभी भी है इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ITBP, ये चाइना के बॉर्डर में है। उसके बाद सशस्त्र सीमा बल नेपाल भूटान बॉर्डर्स के पास है, सशस्त्र सीमा बल। आसाम राइफल्स म्यांमार बॉर्डर में है, ठीक है। अब आसाम राइफल के बारे में, ये वन ऑफ द 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और अदर एरियाज में जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ये ओनली पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर भी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर भी। इसका फंक्शन है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नॉर्थ ईस्ट को मेंटेन करना। फिर नेक्स्ट है NECT, नेक्टर। यूनियन मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन लॉन्च इसको रखा, किसको, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च। NEC क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च। शिलोंग में बनाया गया इसका कैंपस।
एक ऑटोनमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। फोकस किस पर करेगा? टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एस्टैब्लिश 2014, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में होंगे इसके। फंक्शन फीचर्स टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, ड्रोन टेक्नोलॉजी लैंड मैपिंग में, बैम्बू एंड हनी प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एनहांसमेंट करेगा। फिर रेलवे टू डिग पाउंड्स अंडर मिशन अमृत सरोवर टू फाइट वाटर स्कार्सिटी। मिशन अमृत सरोवर क्या है? इसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 24 अप्रैल 2022 में। इसका वाटर को कंजर्व करना फ्यूचर के लिए, डेवलपिंग एंड रिजिनोवेटिंग 75 वाटर बॉडीज हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंट्री के। मिशन वर्क क्या, कहाँ से? थ्रू द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, मोबिलाइजेशन ऑफ द सिटीजन एंड नॉन टारगेट रिसोर्सेज फॉर सप्लीमेंटिंग दीज एफर्ट्स। फोकल पॉइंट्स का पीपल्स पार्टिसिपेशन रहेगी। उसके बाद अपार आईडी फॉर स्कूल स्टूडेंट्स वॉलंटरी बट पेरेंट्स एक्टिविटीज वरी अबाउट ग्रोइंग मैंडेट्स। अपार आईडी क्या है? एक स्पेशलाइज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो कि स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक यूनिक परमानेंट 12 डिजिट आईडी है जो कि हर एक स्टूडेंट को दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। एक एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री है, जैसे डिजी लॉकर है ना, वैसे एडू लॉकर भी होगा। मतलब कि अगर कोई बच्चा, एक बच्चा है, वो किसी दूसरे स्कूल में अपना ट्रांसफ़र कर दी उसने, कोई दूसरे स्कूल में चला गया, वहाँ पे उतना तो ये एक जो डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। डिजिटल इंडिया है ना, उसका एक इनिशिएटिव है ये एडू लॉकर को बनाना। तो आसानी हो जाएगी ना कि दूसरे स्कूल में गया तो वहाँ पे आराम से उसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कभी कोई स्टूडेंट है या उसको अपना नाम चेंज करना है या कुछ गलती हो गई किसी नाम में, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसका एम क्या है? एक सेंट्रलाइज एकेडमिक डाटा बनाना, एक डिजिटल रिपोजिटरी का काम करेगा ये। फिर आते हैं राहुल गांधी मीट्स जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एजेंट्स हैं, उसने विल रेज द इशू ऑफ मेकिंग इंश्योरेंस लेस अफोर्डेबल फॉर पुअरेस्ट। ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये क्रूशल रोल प्ले करेगा इंडियाज़ का फाइनेंशियल मार्केट में। 1956 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट के बाद। नेशनलाइज द इंश्योरेंस सेक्टर, ये 245 प्राइवेट इंश्योरर्स को और प्रोविडेंट सोसाइटीज़ को एक सिंगल एंटिटी में लाएगा। जो दिल्ली पुलिस है, इन्होंने शिष्टाचार स्क्वाड को लॉन्च किया ईयू टीजिंग के अगेंस्ट। शिष्टाचार स्क्वाड क्या है? एक एंटी ईयू टीजिंग इनिशिएटिव है दिल्ली पुलिस का। इसका एम क्या है? इम्प्रूव करना वुमेन की सेफ्टी पब्लिक स्पेसेस में। इसको इंस्पायर कहाँ से हुआ है? उत्तर प्रदेश का जो एंटी रोमियो स्क्वाड है वहाँ से। ईच डिस्ट्रिक्ट विल फॉर्म एटलीस्ट 2 स्क्वाड्स विच विल बी सुपरवाइज बाय द ACP क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। अब देखिए, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। कंपोजिशन इसका क्या होता है? IRDAI का। ये 10 मेंबर बॉडी होती है चेयरमैन की, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। इसमें रोल क्या होता है IRDAI का? मॉडिफाई, रिन्यू, रजिस्टर, विड्रॉ, सस्पेंड और कैंसिल रजिस्ट्रेशन को करना और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। क्या जो फ्री मूवमेंट रजीम में इंडिया और म्यांमार के बीच में ये रहनी चाहिए? इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 में। एथिकल और फैमिलियल टाइज थे कम्युनिटीज़ के बीच में, जो कि दोनों साइडों में इंडिया लार्जली अनफेंस्ड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया और म्यांमार। फॉर्मलाइज कब किया गया था? 2018 में इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एम्बिट में। और इसको अब रिड्यूस किया गया है 10 किलोमीटर्स तक। इसमें जो वीज़ा के बगैर और पासपोर्ट के बगैर अपनी फैमिलीज को विजिट कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है मेंटेन हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशल टाइज को मेंटेन करना, लोकल ट्रेड को बूस्ट करना और यूनिक क्लास ऑफ क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर बनाना।
लोकसभा का सेक्रेटरीट और मीटी ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू लॉन्च संसद भाषिनी, एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल पार्लियामेंट्री ऑपरेशन है। संसद भाषिनी इनिशिएटिव क्या है? एक एआई बेस्ड डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि रियल टाइम ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड डाटा एसेस पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स करेगा मल्टी इंडियन लैंग्वेजेस में। मिनिस्ट्री इसके अंडर डेवलप अंडर द पार्टनरशिप ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दिस। फिर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिज़ाइन किया जाएगा मॉडर्नाइज लेजिस्लेटिव ऑपरेशंस को एनेबलिंग पेपरलेस प्रोसीडिंग्स करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम है इसका डिजिटलाइज करना लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को। तो दिल्ली 20th लेजिस्लेचर बन गई जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। अब गवर्नमेंट स्कीम्स हम देखते हैं। मंझी लड़की बहन जो ये कहा कि ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट स्कीम है। ऑब्जेक्टिव इसका प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। एज लिमिट 21 to 65 ईयर्स रहेगी। 1500 रुपये पर महीने दिया जाएगा उनको, वुमेन्स को। पीएम स्कीम फॉर मेंटरिंग यूथ यंग ऑथर्स, पीएम युवा 3.0, ताकि रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर को प्रमोट किया जाए। 50 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा ऑल इंडिया कंटेस्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव इसका आइडियल गोल्ड को जो लोगों के पास है ना उसको सिस्टम में लाना और कंट्री का इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। फिर है पीएम श्री स्कीम। पीएम श्री स्कीम क्या है? ये जो पार्लियामेंट्री पैनल है ना, उन्होंने ये कहा कि जो सेंटर है वो जो पार्लियामेंट्री पैनल है, जो सेंटर विद होल्डिंग जो समग्र शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है जो एम करेगी इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूल टू क्लास 12th। इन्होंने ये कहा कि जो पार्लियामेंट्री पैनल ने ये कहा कि जो सेंटर विदहोल्ड कर रही है फंड्स को, ताकि जो पीएम श्री इसको इम्प्लीमेंट ना हो पाए, क्योंकि जो साउथ स्टेट्स है ना, इन्होंने पर्टिकुलरली तमिलनाडु, इन्होंने जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था इसको यूज़ करने से मना कर दिया। जो सबसे पहले हम देखते हैं पीएम श्री स्कीम क्या है। पीएम श्री स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2022 में लॉन्च की गई थी। एक इंक्लूसिव नर्चरिंग स्कूल्स बनाना, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, होलिस्टिक एजुकेशन करना और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग करना। होलिस्टिक एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा, 21st सेंचुरी स्किल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होगी। इम्प्लीमेंटेशन कब से कब तक होगा? 2022-2023 से लेकर 2026-2027। तो जो समग्र शिक्षा अभियान है ये, एक सेकेंड, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है। ये इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन लॉन्च कब की गई थी? 2018 में 3 स्कीम्स को मर्ज, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बजट एलोकेशन देख रहे हो, 90-10 नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स, 60-40 अदर स्टेट्स और 100% फॉर यूटी विदाउट लेजिस्लेशन। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री पैनल ने बोला कि आप विद होल्ड नहीं कर सकते हो जो एसएसए में फंड्स आते हैं ना, जो पीएम श्री स्कीम को, ये अनजस्टिफाइड है। 3 लैंग्वेज फार्मूला यूज़ नहीं किया, इसका मतलब क्या? फिर स्कीम उसको जो एसएसए उसको रोक दोगे? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बाद जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी है पब्लिश की जाती है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर से हर साल। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो 5 एयर क्वालिटी डाटा कलेक्ट किया जाता है इतनी सिटी 8954 सिटी से।
फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड ये आरबीआई को मिला। आरबीआई विंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 बाय यूके सेंट्रल बैंकिंग फॉर टेक इनोवेशन। सारथी प्रवाह, सारथी और प्रवाह के जो सारथी और प्रवाह हमने बनाए थे ना, उसके बाद इसकी वजह से हमें ये मिला प्राइज़। ये सेंट्रल बैंक्स को रिकॉग्नाइज करता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है सेंट्रल बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो कि एक्सीलेंस इन डिजिटल इनोवेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस। एलिजिबिलिटी इसकी होती है सेंट्रल बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस। 2025 का विनर कौन है? सारथी और प्रवाह इनिशिएटिव्स के बाद आरबीआई को ये प्राइज मिला। इंडिया का रैंक 118th आया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, अफगानिस्तान लास्ट रही। ग्लेशियर्स इन मैनी रीजन्स वोंट सर्वाइव द 21st सेंचुरी। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन WWDR, इन्होंने ये कहा कि जो यूनाइटेड नेशंस वाटर्स फ्लैगशिप रिपोर्ट है वाटर और सैनिटेशन इश्यूज पे, ये ऑफर क्या करती है? अथॉरिटेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को। रिपोर्ट इंडेक्स एंड अवार्ड्स में देखते हैं कि यूएसए यूके ये टॉप सोर्स रेमिटेंसेस हैं। इंडिया के रेमिटेंसेस क्या हुआ? जो स्किल लेवल फोर्स बाहर काम करती है, जो पैसे भेजती है इंडिया में, उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। ये टर्म कहाँ से आई? रेमिट से। इसका मतलब होता है सेंड समथिंग बैक। ए रेमिटेंस एक मनी सेंड टू अनदर पार्टी टिपिकली इन अनदर कंट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इनकम का लोगों के लिए, जो लो इनकम और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए होती है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग में देंगे, आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कंडक्ट किया ताकि जो रुपी डॉलर स्वैप्स वर्थ इतने इंडिया लिक्विडिटी बूस्ट हो जाए। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, इसको सेंट्रल बैंक यूज़ करता है। इसका एम होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना इकोनॉमी में। ये बाई या सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में, ताकि जो रुपी लिक्विडिटी कंडीशंस है मार्केट में उसको रेगुलेट किया जाए। उसके बाद नेस्ले इंडिया रिसीव्स वार्निंग फ्रॉम सेबी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग ब्रीच। जो इनसाइडर ट्रेडिंग है ये एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग है, कंपनी सिक्योरिटी होता है, इसके लिए उनको नोटिस मिल गया। ये इंटीग्रिटी कैपिटल मार्केट्स की इंटीग्रिटी को इफेक्ट करता है। फिर हम वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया शेयर इन ग्लोबल सीजनिंग मार्केट प्लेरिटी, इसमें 0.7% डिस्पाइट बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 2011 में एस्टेब्लिश की गई थी कोची केरला में, स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया केरला में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। रजिस्टर्ड ट्रावेनकोर कोचिंग दिस एक्ट 1950। ऑब्जेक्टिव इसका देख रहे हो, फूड सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है? केरला कोचिन में, सबसे ज़्यादा यहीं पर बनते हैं स्पाइसेस। फिर क्रिएटर्स इकोनॉमी, जो ये डिजिटल ड्रिवन इकोसिस्टम में होता है, जहाँ पे मोनेटाइज स्किल्स, उनके स्किल्स को मोनेटाइज किया जाता है। क्रिएटिविटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू दिखाई जाती है। डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में बताया जाता है। ओपन इनसाइडर ट्रेडिंग समझ गए ना आप? एक्ट ऑफ बाइंग या सेलिंग कंपनी सिक्योरिटीज। ये इंटीग्रिटी कैपिटल मार्केट्स को हर्ट करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज इलीगल बिकॉज इट गिव्स दोज विद प्रिविलेज्ड एक्सेस एंड अनफेयर एडवांटेज। समझ गए? फिर हेल्थ में आते हैं। अब हम हेल्थ पे आते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है, FCTC, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, ये फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी है जो कि 20 ईयर्स मिलियंस ऑफ लाइफ सेविंग्स वर्ल्ड वाइड करेगी। मार्क्स 20 ईयर्स ऑफ सेविंग मिलियंस ऑफ लाइव्स वर्ल्ड वाइड। तो ये क्या है? फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी नेगोशिएटेड अंडर द ऑस्पिशियस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो करंटली 181 पार्टी सिग्नेटरी हैं इस कन्वेंशन की, और इंडिया ने रेटिफाई किया था 2004 में। ये वेरियस मेजर्स ताकि जो डिमांड एज वेल एज सप्लाई टोबैको की है वो रिड्यूस हो जाए।
नेक्स्ट आता है शिंगल्स डिजीज़। ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है, एक पेनफुल डिजीज़ है। पॉल्ज डिजीज़ एक जेनेटिकल माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। मिलियोडोसिस ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बर्कोडीरिया सीडोमेलाई से होती है। ये सरफेस वाटर में रहता है और सॉइल में रहता है। अब इंटरनल इवेंट्स और डिफेंस एक्सरसाइज देखते हैं तो फिर ये लेक्चर ख़त्म कर लेंगे। जो इंटरनल इवेंट्स में सबसे पहले है वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स। एक कंपोजिट इंडेक्स होता है, यूएन वुमेन और यूएनडीपी इसको बनाती है। ये कैप्चर वुमेन पावर और फ्रीडम टू मेक चॉइसेस एंड सीज लाइफ अपॉर्चुनिटीज़। 5 डायमेंशन होते हैं इसके, देख सकते हैं। उसके बाद है किर्स्टी कोवेंट्राई, इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया। फर्स्ट वुमेन अफ्रीकन है इस रोल की। तो इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फाउंड कब की गई थी? 1894 में बाय पीरेडी कॉर्बिटिन, ताकि जो एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक्स है उसको रिवाइव किया जाए। इसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। उसके बाद यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल ने सैंक्शन सीख किए हैं इंडिया को रॉ पे, ताकि जो उसको यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने बोला है कि रॉ अच्छा काम नहीं कर रही है, इसको आप हटा दो। इंडिया को बोला है। इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? यूएस कांग्रेस ने। इंडिपेंडेंट बाई पार्टीशियन फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का यूज़ करती है, मॉनिटर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन ग्लोबली। फिर रायसीना डायलॉग है। न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है ये जो होंगे और इनके कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ ये रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये इंडिया का एनुअल प्रीमियम कॉन्फ्रेंस होता है जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स पे। जो मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज है जो कि ग्लोबल कम्युनिटी फेस कर रही है उसके लिए होता है ये। होस्टेड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। पार्टनरशिप किसके साथ करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीपल पीस प्लैनेट काला चक्रा थीम है इसका, क्या? पीपल पीस प्लैनेट। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, फोर्थ नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इन म्यूनिच। ये ग्लोबल मिनिस्ट्रियल लेवल इनिशिएटिव है। कॉम्बैटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंस शेयरिंग है इसका। लीगल कोऑपरेशन और पॉलिसी फॉर्मुलेशन है टेरर फंडिंग के अगेंस्ट। 2018 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और सबसे पहले पेरिस में हेल्ड हुई थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंट्रोल करेगा यूएन काउंटर टेररिज्म बॉडीज भी। फिर डिफेंस एक्सरसाइज में जो लास्ट है हमारा, इसमें खंजर 12। ये क्या है? इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, जो कि टोकमोक में होगी। ये 2025 का 12th एडिशन है। 2025 एडिशन इसको किर्गिस्तान में किया जाएगा। इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज एम्ड एट एनहेंसिंग काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ऑपरेशंस कैपेबिलिटीज। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि हर साल 2011 के बाद किया जाता है। अल्टरनेटिवली इंडिया और किर्गिस्तान करता है ये खंजर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद आपको रखनी। एक्सरसाइज वरुणा एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। इनिशिएट कब किया गया? 1993 में। और 2001 में इसको ये बताया गया था वरुणा 2025 ये 23rd एडिशन है इसका। जैसे गरुदा है ये इंडियन और फ्रेंच के बीच में है। शक्ति है इंडिया और फ्रांस के बीच में है। लेपेरोस है इंडिया और फ्रेंच नेवी के बीच में। ये लेड कौन करता है? फ्रेंच नेवी। फिर एक्सरसाइज सी ड्रैगन है। एंटी सबमरीन वारफेयर ट्रेनिंग इंडिया ने ज्वाइन किया। एक्सरसाइज सी ड्रैगन एक यूएस लेड एक्सरसाइज है। ये यूएस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ कोरिया, जापान और इंडिया के बीच। ऑब्जेक्टिव इसका कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना और इंटरऑपरेबिलिटी पार्टिसिपेटिंग नेवीज की बनाना। लास्ट है एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार। ये ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वारफेयर एक्सरसाइज होगी ताकि बैटलफील्ड इंप्रूव हो, सिनर्जी इंडियन आर्मी की हो, नेवी एयरफोर्स बाय सिमुलेटिंग फॉर फ्यूचर कॉम्बैट सिनेरियोज एंड इंटीग्रेटिंग एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। ट्राई सर्विस प्रचंड प्रहार कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया करंट अफेयर्स मार्च मंथ के थे। तो हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया? पॉलिटी में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देखा, फिर किस किस स्टेट को मिलता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वो देखा हमने।
है ना। फिर हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में देखा, इसका आर्टिकल देखा, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखी, डाउटफुल वोटर्स के बारे में देखा, है ना। फिर ये क्या कहते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देखा, सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी, फ्री मूवमेंट रजीम, लड़की बहन योजना, पीएम श्री स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रेमिटेंसेस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें जो सेंट्रल बैंक होता है या तो वो बाई करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या तो वो सेल करता है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वो सेल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक अगर सेल कर रहा है तो लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है नहीं, लिक्विडिटी सक करना चाहता है। अगर वो बाई कर रहा है, खरीद रहा है का मतलब, खरीदने का मतलब वो पैसे देगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में। वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ताकि लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जाए। ये रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये वही है ना, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। पोल्स डिजीज एक जेनेटिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होता है, प्रिवेंट द बॉडी सेल फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एडिक्वेट एनर्जी। उसके बाद मिलियोडोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, डिजीज़, जो कि बुरकोडीरिया सीडियोमेलाई से होता है। तो ये अभी तक हमने इतना डिस्कस कर दिया। ये थोड़ा इसकी नोट्स भी आपको शेयर हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।